नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मिट्टी का घर था। वही घर हरिदत्त की पूरी दुनिया था। घर के आगे एक नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में बैठकर हरिदत्त ने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी तकलीफें सब गुजार दी थी। सुबह जब सूरज निकलता तो सबसे पहले हरिदत्त उठता, टूटी हुई चारपाई से उठकर चुपचाप आंगन में बैठता, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता और फिर खेत की ओर चल पड़ता। हरिदत्त की जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं था, बस एक ही सहारा था, उसका बेटा राघव। राघव जब पैदा हुआ था तो हरिदत्त की पत्नी बहुत कमजोर थी। कुछ सालों बाद वह इस दुनिया से चली गई। उस दिन हरिदत्त ने पहली बार जोर से रोया था, लेकिन उसी दिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे, क्योंकि अब उसे रोने का हक नहीं था। अब उसे माँ भी बनना था और बाप भी। वह राघव को खुद नहलाता, खुद खिलाता और खुद ही सुलाता। रात को खेत से थका हारा लौटकर भी अगर राघव को बुखार होता तो हरिदत्त सारी रात जागता। गांव वाले कहते, इतना मत बिगाड़ो, आदमी है। हरिदत्त बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, बेटा है, भगवान का दिया हुआ है। राघव बचपन में बहुत सीधा था। बाप के कंधे पर बैठकर मेले जाता, नीम के पेड़ के नीचे खेलता रहता और शाम को हरिदत्त के पास बैठकर उसकी थकी हुई उंगलियों सहलाता। उस वक्त हरिदत्त को लगता था कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है, लेकिन समय ठहरता नहीं है। राघव बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। हरिदत्त ने अपनी जमीन का छोटा सा हिस्सा गिरवी रखकर उसे शहर के स्कूल में भेजा। गांव से शहर की दूरी सिर्फ रास्तों की नहीं थी, सोच की भी थी। शहर में राघव ने नई दुनिया देखी, अच्छे कपड़े, बड़ी बड़ी बातें, ऊंची हंसी। धीरे धीरे उसे अपने बाप की सादगी पिछड़ी लगने लगी। जब हरिदत्त स्कूल मिलने आता तो वही पुरानी धोती, वही झुकी हुई चाल, वही गांव की खुशबू राघव को अजीब लगती। एक दिन स्कूल के बाहर राघव के दोस्त हंस पड़े। ये कौन है? राघव ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, गांव से आए हैं, कोई जानकार है। हरिदत्त पास ही खड़ा था, उसने सब सुन लिया। उस दिन वह बहुत देर तक स्कूल के बाहर बैठा रहा। लौटते वक्त उसकी चाल और झुक गई थी, लेकिन उसने राघव से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, बेटा पढ़ाई मन लगाकर करना। समय के साथ राघव की पढ़ाई आगे बढ़ी, वह कॉलेज पहुंच गया। हरिदत्त ने और जमीन बेच दी। अब घर और भी सोना लगने लगा था। रात को अकेले खाना, अकेले सोना, यह सब हरिदत्त की आदत बन गई थी। जब भी राघव की छुट्टियों में गांव आता, हरिदत्त खुश हो जाता, उसकी पसंद का खाना बनाता, पुराने दिनों की बातें करना चाहता। लेकिन राघव जल्दी ऊब जाता, यहाँ कुछ है ही नहीं, गांव में दिमाग खराब हो जाता है। आपको क्या पता शहर की जिंदगी क्या होती है। हरिदत्त हर बात सुनकर चुप हो जाता। वह सोचता, शायद मैं ही पीछे रह गया हूँ। धीरे धीरे राघव की भाषा बदल गई। अब वह सलाह नहीं, आदेश देने लगा। आप ऐसा मत किया करो, आपको समझ नहीं आता है क्या? आप ज्यादा बोलते हो। हरिदत्त को हर सब चुभता था, लेकिन वह सह लेता था। रात को नीम के नीचे बैठकर वह अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करता। देखो, हमारा बेटा बहुत आगे बढ़ गया है। फिर एक दिन हरिदत्त बीमार पड़ा, शरीर जवाब देने लगा था। उसने राघव को फोन किया, लेकिन उधर से व्यस्त आवाज आई, अभी समय नहीं है। हरिदत्त ने फोन रख दिया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अकेला हो चुका है। हरिदत्त की तबीयत दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी।
पहले जो शरीर खेतों में दिन भर काम कर लेता था, वहीं अब सुबह उठते ही कांपने लगता, सांस फूलने लगी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहता। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा कहा तो राघव को बोझ लगेगा। गांव का वैद्य बोला, अब उम्र हो गई है, आराम चाहिए आपको। हरिदत्त हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि आराम अब उसकी किस्मत में नहीं है। रातें सबसे ज्यादा भारी होती थी। नीम के नीचे बैठा हरिदत्त अक्सर आसमान की ओर देखता रहता। उसे अपनी पत्नी याद आती, राघव का बचपन याद आता। कई बार वह खुद से ही बुदबुदा उठता, कहाँ गलती हो गई मेरी। एक दिन हालत ज्यादा बिगड़ गई। पड़ोसी ने जिद करके राघव को फोन लगाया। इस बार राघव को आना पड़ा। मैं शहर से आया तो सही, लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। इतनी सी बात के लिए बुला लिया मुझे, आपको अपना ध्यान रखना नहीं आता क्या? हरिदत्त बिस्तर पर पड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, बस तुझे देखना था। राघव कुछ देर रुका, फिर बहाने बनाकर लौट गया। जाते वक्त उसने कहा, दवा रख दी है, खा लिया करना। हरिदत्त ने सिर हिला दिया। उसे दवा से ज्यादा उस एक वाक्य की जरूरत थी कि मैं यही हूँ, लेकिन वह वाक्य कभी नहीं आया। कुछ ही दिनों बाद हरिदत्त चल बसा। गांव भर के लोग जमा हुए। हर कोई कह रहा था, बहुत सीधा आदमी था, जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया। राघव ने चुपचाप सब सुना, रस्में निभाई। उसे लग रहा था कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन फर्ज और रिश्ते में फर्क होता है। दिन बीत गए। गांव का घर बंद हो गया। नीम का पेड़ वैसे ही खड़ा रहा, लेकिन अब उसके नीचे बैठने वाला कोई नहीं था। राघव की जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी जैसे कभी हुआ करती थी। जिस शहर में उसने अपने सपनों को पंख दिए थे, वही शहर अब उसे बोझ लगने लगा था। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भागती भीड़, सब कुछ उसे थकाने लगी थी। पहले जो रफ्तार उसे जिंदगी लगती थी, अब वही रफ्तार उसे अकेलापन दे रही थी। सुबह वह देर से उठता, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता। कभी कभी उसे लगता जैसे वह भी हरिदत्त की तरह खिड़की या आंगन के किसी कोने में बैठ गया है। फर्क बस इतना था कि हरिदत्त के पास यादें थी और राघव के पास पछतावा। पत्नी अब भी घर में थी, लेकिन उनके बीच बातें कम और चुप्पियां ज्यादा हो गई थी। वह भी राघव के बदलते स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी। आप पहले जैसे नहीं रहे हो, उसने एक दिन कहा। राघव कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि अब कैसा हो गया है। उसका बेटा अब पूरी तरह अपनी दुनिया में खो चुका था। मोबाइल, बस दोस्त यारी, बाहर की जिंदगी, इन सब के बीच राघव की मौजूदगी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की तरह रह गई थी, जिससे बस सहन किया जाता है। जब भी राघव कुछ समझाने की कोशिश करता, जवाब वही मिलता, आपको क्या पता आज की दुनिया का। हर बार ये शब्द उसे भीतर तक तोड़ देते, क्योंकि ये वही शब्द थे जो कभी उसने अपने बाप के लिए इस्तेमाल किए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि शब्द कितने भारी होते हैं, और जब वही शब्द लौटकर सामने खड़े हो जाए तो इंसान कितना छोटा महसूस करता है। राघव को अब नींद कम आती थी। रात को बिस्तर पर लेटा रहता, आंखें खुली रहती। उसे बार बार वही सपना आता, गांव की पगडंडी, नीम का पेड़ और हरिदत्त की आवाज। बेटा, वह उठकर बैठ जाता, पसीने में भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़कता। उसे लगता अगर वह उस आवाज का जवाब दे देता तो शायद उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद से भागेगा नहीं। वह गांव जाने के लिए निकला। रास्ते में वही खेत, वही मिट्टी और वही हवा।
सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वह खुद वैसा नहीं रहा था। गांव पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि जगह नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। घर के ताले खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर घुसते ही धूल की एक परत उड़ गई। वही दीवारें, वही कोना जहां हरिदत्त बैठा करता था। राघव वहीं बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका बाप अब भी यहीं कहीं है। उसने धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मुझे माफ कर दो पिताश्री। उस दिन राघव देर तक रोता रहा। पहली बार उसका रोना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि स्वीकार का रोना था। गांव में कुछ दिन रहकर राघव बदला बदला सा हो गया। वह लोगों से कम बोलता, लेकिन भीतर से ज्यादा साफ महसूस करता। उसने तय किया कि वह अपने बचे हुए दिनों को वैसे नहीं जिएगा जैसे अब तक जिया है। शहर लौटकर उसने अपने बेटे से एक दिन शांत स्वर में कहा, अगर कभी मेरी बातें बोझ लगे तो मुझे माफ कर देना। मैं भी कभी किसी का बोझ बना था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन पहली बार वह चुप रहा। राघव जानता था कि रिश्ते एक दिन में नहीं सुधरते। जैसे हरिदत्त ने पूरी जिंदगी चुपचाप सहा था, वैसे ही अब राघव को भी चुपचाप इंतजार करना था। शायद समय कुछ ठीक कर दे। उसकी जिंदगी अब सादगी में बदल गई थी। वह कम चाहता था, कम बोलता था और ज्यादा समझता था। हर सुबह उठकर वह भगवान से बस यही मांगता, जितने दिन बचे हैं उन्हें सही तरह से जीने की ताकत दे देना। राघव की कहानी किसी बड़े आदमी की कहानी नहीं थी। यह एक बेटे की कहानी थी जो बाप बनकर समझ पाया। यह उस इंसान की कहानी थी जिसे समय ने वही सबक दिया जो उसने कभी अनदेखा कर दिया था। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, किसी एक गांव की या किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी हर उस बेटे की है जिसने कभी अनजाने में अपने बाप की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया। यह कहानी हर उस बाप की है जिसने बोलने की बजाय सहना चुना, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन जरूर समझेगा। समय बहुत अजीब होता है। वह ना किसी को तुरंत सजा देता है, न ही तुरंत इनाम। वह बस चुपचाप देखता रहता है कि इंसान रिश्तों के साथ क्या करता है। इस कहानी में एक बाप है जो अपने सपनों को बेटे की पढ़ाई में खपा देता है, और एक बेटा है जो आगे बढ़ते बढ़ते अपनी जड़ों से दूर होता चला जाता है। यह कहानी बताती है कि तिरस्कार के शब्द भले ही उस पल हल्के लगे, लेकिन जब वही शब्द लौटकर जिंदगी बन जाए तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। यह कहानी पढ़ते हुए शायद आपको अपने घर का आंगन याद आ जाए, नीम के नीचे बैठा कोई बुजुर्ग चेहरा याद आ जाए, या कोई ऐसी बात याद आ जाए जिसे आपने कभी हल्के में लिया था। क्योंकि यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह कहानी समझने के लिए है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने घर, अपने माता पिता या अपनी जिंदगी की झलक मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बस एक शब्द जरूर लिखिए, राधे राधे, ताकि मुझे पता चले कि ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है। आपका प्यार और साथ ही इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत है।